दोस्तों नमस्कार। मैं हरवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस डिजिटल क्रांति में आज हमारा नवा दिन है। तो और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, धीरे धीरे बहुत अच्छा सीख रहे हो। काफ़ी रिस्पांस मिला है, बच्चों से रिस्पांस मिला, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे देख भी रहे हैं, पूरा वीडियो भी देख रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी बता रहा है कि बच्चे वीडियो देख भी रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग जो हैं, जो लोग नए भी जुड़े हैं वो भी अगर देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखने के बाद जो है मुझे उम्मीद है कि वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार इंडियन रेलवे ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। जैसे SSC होता है, UPSC होता है, PSC होता है, बैंकिंग होता है, उसी प्रकार से इंडियन रेलवे ने भी इस बार अपना कैलेंडर जारी कर रखा है। तो बच्चों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें ग्रुप डी है, NTPC जो नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, JE है, तमाम प्रकार की जो पोस्टें होती हैं उसमें ऐसा रेलवे ने बता रखा है कि हम किस प्रकार से आगे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। बेटा, आपको बता दें कि देखो, रेलवे में अगर आप नौकरी चाह रहे हो तो बेटा उसके लिए मैथ रीजनिंग पे थोड़ी अच्छी खासी आपको पकड़ बनानी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा, है ना। लोको पायलट है, आप इसके लिए प्रीवियस ईयर है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि NTPC है, ग्रुप डी है, तो इन पे मैथ है, रीजनिंग है, GS भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें हम आपको बता रहे हैं मैथ रीजनिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पकड़ बनानी होगी। और रेलवे की जो मैथ है उसमें आपको पता होना चाहिए एडवांस भी पूछी जाती है, जिसके लिए हमारा जो SRG चैनल है उस पर आपको पूरी ही मैथ पढ़ाई जाएगी। एक एक वीडियो कॉस्ट ऑफ फ्री आपको दिया जाएगा। ये आप बिल्कुल भी गलत फहमी हो तो दिमाग से निकाल दें कि सर जी क्या आने वाले समय में चैनल बंद होगा या पैड कर दिया जाए, कुछ हो जाएगा। नहीं पैड होगा, कभी पैड नहीं होगा। ये आपका यूट्यूब पे है, फ्री है और हम लोग आपको तब तक फ्री पढ़ाएंगे जब तक आपको नौकरी दिला नहीं देंगे। तो इस एनर्जी के साथ हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, प्रतिशत की नवी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ, ये मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। आय पर आधारित यानी आयकर। आज का जो क्वेश्चन होंगे आयकर पे, कुछ क्वेश्चन आयकर यानी इनकम टैक्स। बच्चों, इनकम टैक्स होता क्या है इसको पहले आप समझने का प्रयास करें। तो बच्चों समझिएगा कि इनकम टैक्स का मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपया है, बेटा कितना है, 20,000 रुपया है, और उससे यह कहा गया कि आपको आपकी इनकम का 20% टैक्स देना है। तो बेटा अगर इसका हम 20% टैक्स देंगे तो आप तुरंत देखोगे प्यारे बच्चों कि जैसे ही हम टैक्स निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 दूनी 4, यानी हमारा 4,000 रुपया टैक्स बनेगा। अतः टैक्स का एक फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों कि टैक्स का मतलब होता है इनकम में गुणे रेट। इनकम में गुणे रेट ऑफ टैक्स। इनकम में गुणे रेट ऑफ टैक्स। या मैं कह सकता हूं कि अगर हम कर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जितनी इनकम आपने कमाई है, जितनी आपने, जैसे अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 25,000 रुपया है, 70,000 रुपया है, उस पर जितना टैक्स लिया जाएगा वही तो आपकी जितने परसेंट आपसे टैक्स लिया जाएगा वही तो टैक्स के रूप में आप जमा करेंगे, ITR भरते हैं। तो अगर आप मान लीजिए मेरी इनकम जो भी होगी प्यारे बच्चों, अगर जो भी इनकम होगी, अब उसी का जो टैक्स की जो दर होगी, बस यही तो
आपसे कर वसूला जाएगा। हिंदी में आप कह सकते हो कि कर बराबर होगा आयकर में गुणे दर। और बेटा दर किसकी होगी? तो इन टैक्स की जो भी दर होगी। आज इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि आय बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि इनकम बराबर क्या हो गया कि सॉरी इनकम नहीं, टैक्स बराबर, टैक्स बराबर हो गया इनकम में गुणे रेट। इनकम में गुणे रेट। यहां से देखिए कई बार आपको रेट निकालना होगा, तो बच्चों आप समझ सकते होगे कि टैक्स और बटे में इनकम, INC से मतलब आप समझ रहे होगे इनकम। बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपसे रेट है, अगर आपसे इनकम की अगर बात कही जाए, तो आप तुरंत निकालोगे बच्चों टैक्स और बटे में, देखिए इनकम तो बटे में क्या हो जाएगा? रेट। प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, समझा दूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इनके प्रोपोर्शनल होंगी, लेकिन अगर देखिए इनकम अगर बढ़ेगी, आप अच्छे से समझिए कि अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स वैसे वैसे बढ़ जाएगा। सिंपल सा है। अब मान लीजिए 20% टैक्स है, इनकम हमारी 70,000 है, तो 70,000 का 20% पड़ेगा। और अगर इनकम हमारी 90,000 हो गई, तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, तो टैक्स तो 20% है, तो 70,000 का 20% था, फिर 90,000 का 20%, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपका जो टैक्स है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लीजिए कि इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और अगर आपका रेट बढ़ रहा है, तब भी टैक्स बढ़ेगा। इसमें आप कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम बिना समय बिताए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। अब देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख रहे होंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम से लगाने का प्रयास भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चों से आंसर भी आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप परेशान भी ना हो, इसका आंसर अब आने वाला है। तो आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपया बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों 4.5 लाख रुपया बढ़ जाती है। हम जितना भी रुपया कमा रहे हैं, मान लीजिए हम 50 लाख रुपया अगर कमा रहे हैं, तो इनकम कितनी हो गई? 54.5 लाख। हम 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो बच्चों इनकम कितनी हो गई? 30 लाख में 4.5 लाख जोड़ दोगे, 34.5 लाख। एक व्यक्ति की इनकम जो है, यानी एनुअल इनकम है, वार्षिक आय प्यारे बच्चों, वो 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। लेकिन इनकम टैक्स की जो दर है वो 26% से घटकर 20% हो जाती है। यानी जब हमारी इनकम बढ़ी, तो सरकार ने को लगा कि ये व्यक्ति इनकम बढ़ाता चला जा रहा है, तो इसकी इनकम टैक्स की जो रेट है यानी दर है, वो उन्होंने हमें से हमारी डाउन कर दी। यानी पहले कितनी थी? 26%, अब कितनी हो गई? 20%। देखिए सवाल समझिए, मेरी इनकम बढ़ी तो सरकार पहले हमसे वसूलती थी 26%, अब हमसे वसूलने लगी है 20%। यानी हमसे, आप समझ रहे होगे ना कि सरकार जब वित्त मंत्रालय अपना बजट पेश करता है, तो बजट में टैक्स की दरें देता है। तो सरकार ने यह कहा कि 4.5 लाख रुपए आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम की जो दर है वो 26 लाख से 26% से 20% हो गई। इस कंडीशन में क्या हुआ? लेकिन आयकर जो है वो 12,000 अधिक देना पड़ रहा है। लेकिन जब टैक्स हम ITR भरने गए, तो हमें 12,000 अभी भी देना पड़ रहा है। ये 12,000 बच्चों क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपया बढ़ी है। और जब 4.5 लाख रुपया बच्चे इनकम बढ़ी है, तो टैक्स भी तो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है टैक्स बढ़ेगा। और जब टैक्स बढ़ेगा, दर जरूर 26 से 20 हो गई, लेकिन इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टैक्स अभी भी 12,000 है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। अब सुनिए, इनकम मान लीजिए पहले कितनी थी? यक्स थी। बच्चे इनकम पहले कितनी थी? यक्स थी। यक्स रुपए नहीं मानना, यक्स लाख रुपया थी। तो बढ़ी कितनी है? 4.5 लाख रुपया। यानी इनकम इसकी जो है वो बढ़कर हो गई 4.5 लाख रुपया। हम इधर लिख लें, यानी 1 मिनट, इनकम इसकी यक्स थी
और बढ़कर हो गई 4.5 लाख रुपया। यानी इनकम x लाख रुपया थी और बढ़कर कितनी हो गई x प्लस 4.5। कह रहा है कि उसकी आयकर, अच्छा पहले आयकर कितनी थी 26%, ये हमारी पहले वाली इनकम है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पे अगर हमारी जब इनकम x लाख रुपए हो रही थी तब हमसे टैक्स पड़ रहा था मात्र 26%। जब हमारी इनकम x लाख रुपया थी तब टैक्स बेटा कितना पड़ रहा था 26 लाख रुपया। जैसे ही इनकम हमारी x प्लस 4.5 हुई, मेरा तुरंत इनकम की जो दर हो गई वो हो गई प्यारे बच्चों 20%। यानी अब हमारा जो इनकम टैक्स देखिए, पहले हमारा कितना था x का 26% हम टैक्स जमा कर रहे हैं, अब x प्लस 4.5 लाख का 20% टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन ये वाली इनकम अभी भी इससे कितनी ज्यादा है 12,000, यानी ये ज्यादा है तो इससे इसको घटाएंगे तो बेटा 12,000 रुपये हो जाएगी। कितनी होगी 12,000। देखिए एक बात आप समझ रहे होंगे कि ये वैल्यू सब लाख में चल रही है, ये कितने में चल रही है 1000 में चल रही है। तो अगर हम 1000 को लाख में बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 से भाग करा देते हैं। अब ये भी, अब हमारा सारा क्वेश्चन लाख में हो गया, यानी सारा क्वेश्चन लाख में हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। बेटा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर हम 20% का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, 20% का गुणा इसमें कराएंगे तो ये बनेगा x का 20%, x का 20% प्लस, अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5 और 4.5 का 20% जैसे निकालोगे 4.5 में गुणे, अरे भाई 4.5 लिखे यार, 4.5 का 20%, तो जैसे ही हम 4.5 का 20% निकालेंगे बच्चों, 20% का मैंने पहले ही बता रखा है इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो बेटा इसकी वैल्यू 1/5, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 नेम 45, एक अंक पहले दशमलव था, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ठीक है। तो ये बनेगा x का 20% प्लस 0.9 माइनस, और आपको पता है x का इधर कितना है 26%, इक्वल टू, नीचे बेटा कितने जीरो बच रहे हैं आपके मन में तुरंत जवाब आ रहा होगा 2। तो बेटा हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने ही अंक पहले दशमलव लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.12 लाख। बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा कि अगर हम 20x से 26x को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे माइनस के बनेगा x का 6%। अब मन में आ रहा होगा सर जी ये क्या कर दिया, तो मेरे समझ में नहीं आया। हाँ नहीं आएगा, हम फिर बता रहे। परसेंट समान है, परसेंट मैंने यूं लगा लिया, x यहां पर भी x यहां पर भी मैंने, अब ये निशान है माइनस का, ये है प्लस का, तो 20 से जैसे ही 26 को हम माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 20 से 26 माइनस करेंगे माइनस का 6 बचेगा। क्योंकि याद रखना बड़ी वैल्यू के सामने जो निशान होता है वैल्यू उसी की ही बचती है। जैसे अगर कहीं पर लिख दिया जाए 3 माइनस 5, तो देखिए एक प्लस और एक माइनस है, 100% बड़ी से छोटी घटाओ 2, और बड़ी वैल्यू के सामने निशान का आएगा माइनस का तो माइनस, और वहीं पर अगर 5 माइनस 3 होता तो 5 में से 3 जाएंगे, बड़ी वैल्यू के सामने प्लस तो प्लस हो जाता। इतनी चीज आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब जरा देखिए, तो जैसे 20 से 26 घटाए -6, अब इक्वल टू, देखिए ये 0.12, बेटा प्लस का पश्चांतर होगा तो माइनस में जाएगा और -0.9, इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक बना दो, ठीक है। तो अगर हम लिख सकते हैं कि -6x और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 इक्वल टू, ये होगा -90 पैसा में से 12 पैसा घटाओ तो 0.78, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम इधर से देखिए, जैसे ही हम 100 का गुणा इधर कराएंगे तो इधर कितने जीरो हैं बेटा 2, और इधर 2 अंक पहले दशमलव है, तो इससे आप ये कैंसिल कर सकते हो क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओगे, 6 से जैसे डिवाइड करोगे 6 एकन 6 और 6 एकन 6, यानी x की वैल्यू जो हो गई वो 13 हो गई। आपको पता है हमने जो वैल्यू मानी थी वो लाख में मानी थी, तो अतः व्यक्ति जो 13 लाख रुपया कमा रहा है,
कितना कमा रहा है? 13 लाख। और उसकी इनकम बढ़ी कितनी है? 4.5। तो 13 और 4 17, और 17.5 लाख देखो कहीं ऑप्शन में है। तो बच्चों आप समझ सकते हो इसका आंसर होने वाला है 17.5 लाख। अच्छा क्वेश्चन था, इनकम पर आधारित था, टैक्स पर आधारित था, बेसिक से है। अगर आप चाहो तो इसमें जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप स्टेप इसमें गायब करके और शॉर्टकट में भी लगा सकते थे। अच्छा, दूसरा कंडीशन और लगा सकते हो कि जैसे आपको पता है कि अगर आप कुछ ऐसा इसमें इंतजाम कर लो कि जो 12,000 है ना, ये 12,000 को ही खत्म कर दो, तो आप इसे एक लाइन में लगा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इसको बेसिक से समझिए, कभी मौका लगे देखिए अभी रिपीटेड कराएंगे, रिवीजन कराएंगे इन क्वेश्चन का, फिर हम और आपको बता दें कि जैसे 12,000 का अगर आप गायब करने का प्रयास करोगे 20% की वैल्यू 12,000 हो जाएगी, ठीक है। और इधर इसका जो है भाई 20%, देखिए आपको पता है कि ये 20% की ही तो वैल्यू रखी है, ठीक है। तो अब आपको इसको अगर आप देखोगे तो इसको और आसानी से लग सकता है, लेकिन कोई ना। अगला सवाल देखते हैं। वो उसमें सवाल को देखिए, किसी भी सवाल को अगर जितना शॉर्टकट में लाना चाहोगे आपको उतना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आया भाई। सवाल पढ़िए भाई, अच्छे से पढ़िए, पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए और देखो ईमानदारी से बताना। कमेंट जरूर करना किसने अपने आप लगा लिया था, उसको मैं 1 पेन इनाम दूंगा, 1 पेन 5 रुपए वाला, चाहो तो 10 वाला भी दे सकते हैं। जल्दी देखो, अपने आप लगाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप लगा लेंगे? कमेंट करना कि सर मैंने, झूठ नहीं बोलेगा कोई। अब देखिए, आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है, ठीक है। इनकम टैक्स वाले आए, बोले साहब, मैंने कहा जी आपकी जो रेट है वो 15, पहले आपसे टैक्स पड़ रहा था 15.2%, लेकिन इस बार के बजट में आपसे जो टैक्स पड़ेगा वो 20.9% पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो अपनी बात है। बोले इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को, यानी जो भी व्यक्ति है वो गौरव है, 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन साथ ही गौरव की आय 18,400 रुपए घट भी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स बढ़ा तो इनकम घटी। ये बात आप समझ रहे होंगे। आप जरा देखिए, पिछले साल गौरव की आय का पता लगाइए। सुनो, पिछले साल गौरव की आय का पता लगाओ। जरा देखिए आयकर की दर। बच्चों 1 मिनट, मैं पिछले सवाल को थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि आपको कुछ बताना था। ये जो 12,000 रुपये जो आयकर है ना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपको बता दें, क्योंकि आप ये कमेंट भी कर सकते हो सर जी ये 12,000, तो यहां पर उसको 12,000 रुपये अधिक यहां पर था, अधिक है, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको स्पष्ट लिखे दे रहा हूं। 12,000 रुपये अधिक। सवाल को आप लोग थोड़ा सही कर लें। अब जरा इस सवाल पे आते हैं। आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। अब देखो क्या कह रहा है, लेकिन साथ ही गौरव की आय भी 18,400 रुपए घट जाती है। यानी सारा सवाल यहीं पे होना है। पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाइए। देखिए, कोई गौरव नाम के व्यक्ति हैं, गौरव नाम के व्यक्ति हैं, यहां से दिखाई पड़ता होगा। अब उनकी इनकम जो है वो 15.2% थी। बेटा कितनी थी इनकम की? जो उनकी जो इनकम टैक्स था वो पहले 15.2% था, लेकिन इससे बढ़कर उनकी जो दर थी वो हो गई है 20.9%। यानी हमें लिख सकता हूं कि जो रेट है, रेट 15.2% से बढ़कर 20.9%। यानी रेट पहले हमारी 15% थी, अब 20.9%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, आप लोग समझ रहे होंगे। दशमलव से दशमलव, क्योंकि एक अंक पहले इधर भी है और एक अंक पहले इधर भी है। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से आपको बता रहा हूं, अच्छे से इनको समझने का प्रयास करें। बस एक ही तमन्ना है कि आप लोग अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर जाएं बस।
ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो मेरे समझ में आ रहा है कि 19 से ऐसा लग रहा है कुछ डिवाइड हो रहा है। ये होता है 19 अट्ठे 152 और 19 एकन 19, 19 एकन 19। अतः रेट जो है वो अगर देखा जाए तो 8 रुपए से बढ़कर कितनी हो रही है, 11 रुपया हो रही है। यानी टैक्स 15.2% से बढ़कर 20.9% हो रहा है। अगर इसको रेशियो में चेंज करें, अनुपात में चेंज करें, तो प्यारे बच्चों ये कितना बनेगा, इसको 19 से डिवाइड कर दिया, 8 से 11 बन रहा है। अब देखिए 5.55%, 5.55%। प्यारे बच्चों आप जैसे ही मेरा पहला वीडियो देखोगे या दूसरा वीडियो देखोगे, तुरंत मैंने उसमें बता रखा है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/18 होती है। इसको आप लिख सकते हो 5 सही 5/9% भी लिख सकते हो बेटा, है ना। इसकी वैल्यू भी 18% होती है। ठीक है। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जब 5 दशमलव यानी कह रहा है कि अधिक भुगतान कर रहा है, अतः इसका मतलब हुआ कि गौरव पिछले वर्ष की तुलना में, यानी अगर गौरव पिछले वर्ष 18 रुपए भुगतान कर रहा था, गौरव पिछले वर्ष, अगर पिछले वर्ष गौरव की जेब से टैक्स 18 रुपया जा रहा था, यानी टैक्स की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष टैक्स जो है गौरव का अगर 18 रुपया जा रहा था, तो प्यारे बच्चों इस बार जो टैक्स है वो जा रहा है 19 रुपया। क्योंकि वृद्धि जो होती है बटे में वो हमेशा अंश से हर में होती है। अगर वृद्धि है तो अंश को हर में जोड़ेंगे, कमी है तो हर को अंश में जोड़ेंगे, और कमी है तो हर से ही अंश को घटाएंगे। अब देखिए कि टैक्स जो है वो 18 से 19 हो रहा है, रेट 8 से 11 हुई थी। अब आप जैसे ही इसकी इनकम का पता लगाओ, चोर सिपाही का पता लगाओ, खेला होगा ना। अब हम चोर सिपाही से इनकम पे आ गए हैं कि इनकम का पता लगाओ। अब इनकम बराबर फार्मूला, अभी जरा अगर पिछली स्लाइड को हम खोलने का प्रयास करें तो जरा देखिए, अभी मैंने आपको बता रखा था, ये देखिए इनकम को टैक्स बटे रेट लिखते हैं। इनकम बराबर क्या होता है, टैक्स बटे रेट। अब जरा इस सवाल को हम देखते हैं, ये देखिए, अब इनकम बराबर टैक्स, बेटा टैक्स, अब देखिए जब टैक्स उसका 18 रुपया था तब रेट कितनी थी, 8 रेशियो, और जब टैक्स 19 रुपया था तब रेट कितना था, 11। बोलो हाँ या ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको हम डिवाइड करने का प्रयास करें तो बेटा 2 नेम 18, 2 चौकू 8, 11 नेम 99, रेशियो 19 चौक 76। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। अब जरा देखिए गौरव की आय कितनी घट रही, 18,400। तो पूछ क्या रहा है गौरव की, तो पिछले साल, देखिए ये पिछले साल की है, ये अब है। यानी देखो एक चीज देख लो, इसमें 99 का यानी 11 और 9 से विभाजित देख लो संख्या। वैसे भी ये तो कन्फर्म है, 9 का घन ही रखा है, और 2 ये देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो 2 नहीं गलत जोड़ दिया, 9 और 7 16, और 16 माइनस 2 यानी 14। एक मिनट इसको लगाए दे रहे छप, ठीक है, इसको नहीं, यानी 9 से तो भाग सभी में जा रहा है। इसको जरा देखें, इसमें लग रहा कुछ बनेगा, इसको देखो, इसको और इसको, 9 और 2 11, नहीं इसमें भी नहीं, यानी इसमें देखना होगा क्योंकि 11 का विभाजता के नियम लगा दो, 9 का लगा दो, वैसे भी 99 भाग जिसमें चला जाए तो फिर बात बन जाएगी। जरा देखिए अब गौरव पिछले साल 99 रुपया कमा रहा था, इस साल 76 रुपया कमा रहा है, तो 9 में से 6 गए 3 रहे, 9 में से 7 गए 2 रहे, 23 की जो वैल्यू है बच्चों 184 है। कितनी है बेटा, नहीं 18,400। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि 100 तक अभाज्य संख्याओं का तो पाड़ा याद ही कर लो। अब अभाज्य देखिए 23 एक प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर तो पूरा पढ़ना होगा, 23 अट्ठे होते हैं 184, तो 1 की वैल्यू हो गई 800। अब 99 की वैल्यू जैसे निकालोगे तो 8 नेम 72, इकाई अंक 2 ढूंढिए, इकाई अंक 2, यानी इन दोनों का खेल खत्म हो गया, इन दोनों का खेल खत्म हो गया। अब जरा देखिए 800 इधर किसका मल्टीप्लाई करना था, 8 नेम 72 हासिल 7, 8 नेम 72 7 79, यानी 79,200 रुपया। ये आंसर आपका बनेगा। क्या आपके बात समझ में आई? देखिए भाई, क्योंकि आयकर की दर कितनी थी,
15.2% से 20.9% हुई है। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो कि रेट अगर इसको हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, चूंकि आपको पता है कि अगर दो संख्याएं अनुपात में रखी हैं तो उसमें होता क्या है कि आप अगर उसमें किसी का भाग जा रहा है तो आप तुरंत दे दीजिए, और अगर गुणा हो रहा है आपको श्रद्धा अनुसार है तो आप गुणा भी करा सकते हो। तो मुझे लगा कि इसमें 19 से डिवाइड हो रहे तो मैंने 19 से डिवाइड कर दिया। टैक्स जैसे देखा, जब रेट जो है 8 से 11 हो गई तो टैक्स कितना होगा, तो तुरंत मेरे समझ में आया क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/18। अतः पहले जब 15.2% दर थी तब हम 18 रुपया टैक्स दे रहे थे, जैसे 20.9% हुई हम 19 रुपया टैक्स देने लगे। इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर टैक्स बटे रेट होता है। इनकम बराबर क्या होता है, टैक्स बटे रेट। मैंने ये फार्मूला लगाया इधर, आप याद रखना जैसे यक्स बटे बाई और रेशियो बाई बटे अगर यक्स है तो याद रखना इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा। ठीक है, ये इस चीज को याद रखना है हमेशा के लिए। तो यक्स का जब ये यक्स स्क्वायर और रेशियो बाई स्क्वायर। ठीक है, अतः इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम तुरंत उसको बताने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 8वीं क्लास में अच्छे से करा रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो इसमें a+b का जो आप फार्मूला है वो भी लगा सकते हो, लेकिन a+b मैंने उस दिन भी बताया था कि अब यहाँ पे देखो दशमलव, उस दिन बड़ा सिंपल वाले थे। ठीक है, उसमें दशमलव का खेल नहीं था, तो तुरंत हम क्या करते थे, a और +b और +ab और बटे 100 और वैल्यू रख देते। इसको भी रख दोगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ इन्होंने क्या कर रखा है कि परसेंट वगैरह लगा रखे हैं। तो एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5%। बेटा अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, प्लीज आप जरूर देखें। अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब जरा देखिए, चूंकि मैंने आपको बता रखा था कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। 37.5% की 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो होती है 3/8। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या कह रहा है आगे, 45.45%। बच्चों इसके बारे में मैं आपको बता तो चुका हूं, लेकिन फिर अभी कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। प्यारे बच्चों आप समझिए, देखिए अगर 100/11 है, कितना है, 100/11 है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 सही 1/11। कितना लिख सकता हूं, 9 सही 1/11। और इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों इसे लिख सकता हूं 9.09%। और बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, 1/11। बेटा देखिए इसको हम दोगुना करें तो ये 18.18 बनेगा और इसकी वैल्यू 2/11। आपने जैसे ही देखा कि 18.18% है, इसकी वैल्यू 2/11 हो गई। इसका बेटा हम 3 गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 27.27%। ये हो जाएगा 3/11। इसी प्रकार इसको अगर हम 4 गुना करें तो 36.36%। और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/11। इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी। अगर इसमें 6 का गुणा करें तो 6 नेम 54। तो बच्चों ये 54.54% और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/11। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई 7/11, 8 से मल्टीप्लाई 8/11। तो प्यारे बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं जरा। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको लिखा रहने देते क्योंकि ये क्वेश्चन का है, ये काम का है। ठीक है, और अब जरा देखिए, ये देखिए एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5%। बेटा जब कभी भी वृद्धि हो, उसकी फ्रैक्शन दे रखा हो, तो आप हमेशा याद रखिए हम हर से अंश की तरफ जाएंगे, हर से अंश की तरफ जाएंगे। अब आपको पता है त्रिभुज की ऊंचाई, अतः ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हाइट में जो वृद्धि है वो कितनी है, 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 11।
हाइट में 8 से बढ़कर 11, हाइट थी कितनी 8, हाइट थी कितनी 8, वृद्धि कितने की हुई 3 की, यानी हो कितनी गई 11। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो गुणा लगा दो। अब इसके बाद आधार में भी क्या है, वृद्धि है, वृद्धि है तो आधार था कितना 11, आधार था कितना 11 और वृद्धि कितने की हुई 5 की, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16, 11 से 11 कैंसिल, 8 दूनी 16 यानी 2/1। अब क्षेत्रफल पहले कितने था 1, बढ़कर कितना हो गया 2, तो कितना बड़ा है 1 ही बढ़ गया है, यानी 1 से 2 में जाने के लिए यानी वृद्धि 1 की ही हुई है और 1 का मान ही 100% होता है। बस यही आंसर है। 1 का मान कितना होता है 100%, सिंपल सा है, लगा सकते हो। अगला सवाल, एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में, आप देखिए बेटा पहले वर्ग को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए वर्ग, एक मिनट बेटा समझिए। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, मेंसुरेशन का टॉपिक है। देखो आपको बता दें, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा वर्ग क्या होता, तो वो कह रहा कि सर जी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो वर्ग है। हमने कहा फिर समचतुर्भुज क्या होता है। अगर भाई समचतुर्भुज और वर्ग में कुछ तो अंतर है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग जो है ना वो समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग की एक अपनी पहचान है। चारों भुजाएं बराबर हो वो तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है तो वो वर्ग नहीं है। तो देखिए मान लीजिए ये मैंने वर्ग बना लिया, ठीक है, इसकी भुजा मैं माने ले रहा हूं ए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये वाली भुजा ए है तो बेटा ये भी ए होगी, ये वाली भुजा भी बेटा कितनी होगी ए होगी, तो ये भी कितनी होगी ए होगी। बच्चों मैं आपको बता दूं, अब जो परसेंटेज के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बड़े बहुत अच्छी मात्रा के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत कम मात्रा में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। अब देखिए तो चारों भुजाएं हो गई, तो जैसे ही हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेटा याद रखना क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई में गुणे चौड़ाई, यानी ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। बेटा परिमाप जैसे ही निकालेंगे तो चारों भुजाएं जोड़ोगे तो 4 में गुणे ए, ठीक है। अब जरा देखिए विकर्ण इसका होता है ये इसका बनेगा विकर्ण। अब जैसे ही विकर्ण यानी डी की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो ये देखिए ये बनेगा समकोण, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो बेटा जैसे ही हम विकर्ण निकालने का प्रयास करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा ए अंडर रूट 2 इकाई। ये इसका क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, परिमाप है तो इकाई और विकर्ण भी है तो इकाई। अब जब देखिए अगर हम देखें तो अच्छा अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, अंडर रूट 2 कांस्टेंट है। अगर हम देखें 4 कांस्टेंट है, तो चाहे देखिए विकर्ण जो है विकर्ण किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, भुजा के। अगर भुजा बढ़ेगी विकर्ण भी बढ़ेगा, भुजा बढ़ेगी विकर्ण भी बढ़ेगा, रूट से तो कोई मतलब नहीं, तो कांस्टेंट है। इसी प्रकार अगर हम परिमाप को भी देखें, किसको परिमाप, तो ये भी किसके, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल देखें तो ये भी भुजा की होगी, क्योंकि 4 से तो कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर हम भुजा बढ़ाएंगे तो परिमाप अपने आप बढ़ जाएगा, भुजा बढ़ाएंगे और तो विकर्ण अपने आप बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, परिमाप 4a, विकर्ण ए अंडर रूट 2। तो याद रखना जब विकर्ण में चाहे कुछ खुराफाती करे, चाहे भुजा में करे, चाहे परिमाप में करे, लेकिन क्षेत्रफल में तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट लगना होता है, क्योंकि परिमाप भी भुजा के समानुपाती है, विकर्ण भी भुजा के समानुपाती है और भुजा तो अपने आप में है ही, सिंपल सा है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पीछे था भाई मेरा, ये है एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में, भाई बताया विकर्ण जो भुजा में कॉन्सेप्ट लगेगा वही इसमें लगेगा। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 9/20। अब सुनिए आगे कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में विकर्ण कम हो रहा है, तो बेटा 20 से 9 घट रहा है, तो यानी विकर्ण जो है वो
20 से घटकर कितना हो रहा है, 11 है। अब चूंकि वर्ग है तो इसलिए इसके ऊपर 2 घातें चढ़ा दीजिए। इसका मतलब हो गया कि 20 का वर्ग क्या होगा, इसको हम हटा रहे हैं और इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 है और ये मैंने घटा दी है, इसलिए ये बचा है 11। अब जरा देखिए 20 का वर्ग प्यारे बच्चों होगा 400 और 11 का वर्ग 121। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल 400 से घटकर कितना हो गया, 121। तो आप समझ रहे होंगे कि क्षेत्रफल फिर कितना घट गया है, क्षेत्रफल कितना घटा है। तो आपको पता है 400 में से अगर सीधा सीधा 100 घटाएंगे तो 300 बचेगा और 300 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 279 बचेगा। ठीक है, तो 279 और बटे में 400 और गुणे में 100। आपने कहा सर जी ऐसे कैसे कर दिया, देखिए अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में होगा, सर जी स्क्वायर कहां से आया, चूंकि वर्ग है और वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है, चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है इसलिए स्क्वायर चढ़ाया। फिर जब 11, अब कहो सर जी 121 कहां से आया, तो चूंकि 11 का वर्ग 121 होता है। कहो सर जी 400 कहां से आया, तो 20 का वर्ग होता है। अब क्षेत्रफल जो 400 से घटकर 121 रह गया, कम कितना हुआ, 279। 2 0 कैंसिल, 4 से काटो, 4 छंग 24, बचे कितने, देखिए 6 से तो शुरू कौन कौन हो रहा है, तो यानी इनका तो खेल खत्म हो गया। 4 छंग 24, बचे कितने, 3। अब 3 अब 39 हुए, 4 नेम 36, 69 से कोई है, बस बात खत्म, यही ठोक दो, आगे नहीं करना है। ऑप्शन में लिया, खेल खत्म। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, ये आयताकार। थोड़ा सा आयत के भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं भाई। देखिए अच्छा एक काम करते हैं, आयत का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको किसी दिन बताता हूं, क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया, यानी मान लीजिए कोई डब्बा है, उसकी आरंभिक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। डब्बे की आरंभिक ऊंचाई प्यारे बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इस डब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। बेटा लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% कम हो गई है, यानी लंबाई को बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को दबा दिया गया और जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो डब्बे का नया क्षेत्रफल बताओ, हमें इससे लेने देना क्या है भाई, हम सीधा रेशियोस बना लेते हैं। अब देखिए लंबाई, प्यारे बच्चों आप समझिएगा, लंबाई देखिए लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई। बेटा 30% की अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो 3/10 होती है। अब लंबाई 10 से 3 बढ़ेगी, यानी लंबाई जो हो गई वो 10 से 13 बनेगी। आप समझ रहे होंगे। और कह रहा चौड़ाई 20% कम हो गई। बेटा 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। अगर आपको लगे कि सर जी थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है तो आप पहली क्लास को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। ठीक है, तो चौड़ाई जो है वो प्यारे बच्चों कितनी रह गई, 20% की वैल्यू 1/5, यानी चौड़ाई 20% कम हुई है, चौड़ाई 20% कम हुई है, यानी 5 से घटकर 4 रह गई है। चौड़ाई 5 से घटकर कितनी रह गई है, 4 रह गई है। अब जरा देखिए, अच्छा देखो ये बच्चा जानता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अतः हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल 10×50, 10×50 से घटकर कितना, 13 चौकू 52, नहीं बढ़कर, यानी क्षेत्रफल जो है वो 50 से 52 हुआ। अब ये 10 से 13 क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई 30% बढ़ी थी। 10 से 13 30% भिन्न 3/10, और लंबाई 10 थी पहले, क्योंकि हर से अंश में बढ़ाते हैं तो 10 से 13, और चौड़ाई 20% मतलब 1/5, यानी हर से अंश में घटाते 5 से घटाएंगे 4 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, और क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10×50 और 13 चौकू 52, यानी क्षेत्रफल कितना बड़ा है, 2, और 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100। 2 की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब उसने पूछा क्या है, तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल बताइए। तो नया क्षेत्रफल का मतलब 52 की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों तरफ अगर हम 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 दूना 52 की वैल्यू हमें पता चलेगी। और जैसे ही इसमें 26 का गुणा कराएंगे 2600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं अगर मिल रहा है तो आप लोग बिना सोचे समझे टिक कर दें, और 1 नंबर आपका पक्का। बस यही नंबर आपको इंस्पेक्टर बनाने में मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है
एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाए और ऊंचाई 40% कम हो जाए। बेटा सिलेंडर का मतलब बेलन, सिलेंडर का मतलब बेलन, सिलेंडर का मतलब बेटा बेलन। याद रखना, अगर हम बेलन का आयतन की बात करें, बेलन के आयतन की बात करें तो बच्चे याद रखना होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना इस पाई होती है नियतांक यानी कांस्टेंट, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बेलन का आयतन जो होगा वो आर स्क्वायर एच पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, यानी आर यानी त्रिज्या का वर्ग है और ऊंचाई का गुणा है। अब जरा देखिए त्रिज्या 120% बढ़ जाए। बेटा देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 120% की फ्रैक्शन 6/5, यानी इसकी फ्रैक्शन जो होगी वो होगी 6/5। ऊंचाई 40% कम हो रही है, यानी ऊंचाई जो है 40 और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अतः मैं कह सकता हूं कि सिलेंडर की त्रिज्या आप समझ सकते हो कि 5 से 6 हुई है, यानी त्रिज्या की अगर हम बात करें, त्रिज्या प्यारे बच्चों 5 से बढ़कर 6 हुई है। ठीक है, अब जरा देखिए एक सिलेंडर की त्रिज्या 5 से बढ़कर नहीं 5 से 6 नहीं हुई है, क्योंकि त्रिज्या 120% ये बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो 5 से 11 बनेगी, क्योंकि 120% तो त्रिज्या बढ़ी है ना। अब 5 तो है और 6 की वृद्धि हुई है, तो बेटा जब 5 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चा यहां पर 6 नहीं होगा, ये 11 होगा। त्रिज्या 5 से 11 हुई है। अब इसके अलावा ऊंचाई 40% कम हुई है, तो बेटा ऊंचाई जब 40% कम हुई है तो प्यारे बच्चों ऊंचाई 5 है, कम कितनी होगी 2 होगी, तो 5 से 2 घटाओगे तो 3 रह जाएगी, ऊंचाई 5 से 3 रह गई। अब क्या कह रहा आयतन, आयतन के लिए आपको पता है इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी अभी हमने बताया कि त्रिज्या का स्क्वायर करना रहता है, ऊंचाई से कोई लेना देना वो वैसी रहेगी। अब इसका आयतन अगर हम देखेंगे तो अगर हम 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 25 को गुणा 5 में कराएंगे तो 125 हो जाएगा। अनुपात 11 का वर्ग होता है 121, और 121 का गुणा, क्योंकि देखिए आयतन का मतलब आर स्क्वायर एच, यानी इसका स्क्वायर करा देंगे, इनका अगर आपस में हम गुणा करा देंगे तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो आयतन की ही हो जाएगी, आर स्क्वायर एच। पाई से किसी का लेना देना है नहीं। तो देखिए तो 5 स्क्वायर 25 पंचे 125, सिंपल सा है। अब देखिए बेटा अगर हम 11 का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 121, और 121 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 363। बच्चों देखिए अब क्या कह रहा है कि इसके आयतन में वृद्धि बताओ। आयतन 125 से बढ़कर 363 हो गया है। अगर हमारा ये 125 किसी कीमत पर 100 में हो जाए तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। अब इसको 100 में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 में बदलने के लिए आप समझ सकते हो कि अगर हम 4/5 से अगर गुणा करा दें, कितने से 4/5 से इधर भी करा दें और 4/5 से इधर भी करा दें, और आप कहोगे सर जी ये क्या मनमानी घरमानी है। ठीक है बच्चों, ये 4/5 है, ठीक है, 4/5 से गुणा करा दें। अब जैसे ही 4/5 से गुणा कराएंगे तो जैसे ही देखोगे, अच्छा हाँ रेशियो में, क्योंकि ये रेशियो लगाया ना, ये काय का निशान है अनुपात का, तो बेटा जब ये अनुपात का है तो हमें अगर जो सुविधा लगे हम गुणा करा सकते हैं। हमने 125 में 4/5 का गुणा क्यों कराया, क्योंकि हमें जैसे देखा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 चौको 100, इधर वैल्यू हो जाएगी 100 अनुपात। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.8, और 8 तियां 24 हासिल 2, 8 छंग 48, 48 2 होते हैं बेटा 50 हासिल 5, 8 तियां 24 और 24 और 5 29, और एक अंक पहले दशमलव। अब आयतन पहले कितने था 100, अब 290.4 हो गया, तो 100 में बढ़ा कितना 190.4। कहीं पर है ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे तुरंत मैसेज कर दीजिए, आपकी समस्या का इमीडिएटली समाधान होगा। एक बेलन की त्रिज्या में
20% की कमी हो गई। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे आयतन समान हो? देखिए बेटा, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है b बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन जो होता है b बराबर पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको पता है पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अतः मैं कह सकता हूं b प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर स्क्वायर एच वन, फिर आर टू स्क्वायर एच टू। अब जरा देखिए b1 b2, एक मिनट, ये देखें और ये देखें। अतः अगर मैं देखूं कि ये दोनों ही वैल्यू कैसी, b1 वैल्यू और b2 वैल्यू आपस में कैसी है? समान है। यानी कह रहा है कि आयतन समान रहे। आयतन समान रहने का मतलब है कि इनको किसी कीमत पर हमें समान ही रखना है। और जब इनको समान रखेंगे तो आप समझ सकते हो कि इनका जो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर का जो रेशियो है वो अपने आप में बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम h1 की वैल्यू देखेंगे तो बेटा h1 बराबर हो जाएगा r1 स्क्वायर और बटे में v, क्योंकि b1 बराबर b2 है तो मैं लिख सकता हूं v बराबर b1 बराबर b2, यानी ये दोनों ही समान है तो इसकी जगह पे केवल हम b लिखे दे रहे हैं। h2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों rt स्क्वायर अपान में v। अगर हम इनको अगर डिवाइड करें तो v से v कैंसिल, तो h1 अपान h2 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर रेशियो r1 स्क्वायर। क्या आपके समझ में आई? अगर आप नहीं समझ में आए तो आप ये मान लीजिए किसी कीमत पर अगर आयतन समान है तो त्रिज्या बढ़ेगी तो इसका मतलब है ऊंचाई कम हो रही है, क्योंकि आयतन समान है। त्रिज्या बढ़ेगी ऊंचाई घटेगी तभी तो आयतन समान होगा, और अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो त्रिज्या घटेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयतन समान है तो इसका मतलब है त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी ऊंचाई वैसे वैसे घटेगी, तभी तो आयतन समान रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब जरा देखिए कि त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी ऊंचाई वैसे वैसे कमी होगी। त्रिज्या में कितनी कमी हो रही है? 20% की। बेटा 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। अब एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है, यानी त्रिज्या 5 से घटकर 4 हो रही है। अब क्या कह रहा है कि तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि आयतन समान हो? और आपको पता है आयतन बराबर आयतन आर स्क्वायर और एच होता है। अतः यानी त्रिज्या में हम स्क्वायर करेंगे ही, क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या 5 से 4 होगी तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, यानी 25 से 4 चौकू 16। अब जब त्रिज्या घटेगी तो ऊंचाई जिस रेशियो में त्रिज्या का स्क्वायर घटेगा ऊंचाई का रेशियो उसी स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी 16 से 25। ऊंचाई किससे? यानी 16 से 25 होगी। अब जरा देखिए ऊंचाई कितनी बड़ी है? 9। ऊंचाई बेटा कितनी बड़ी है? 9। और किससे बड़ी है? 16 से, बटे में 16 और गुणे में 100। और एक दूसरा तरीका ये अपना सकते थे कि अगर आप इसमें भी 100 से अगर मल्टीप्लाई, यानी 16 को अगर हम किसी कीमत पर अगर हम 100 बनाने का प्रयास करें तब भी हमारा काम चल जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 नेमा 225/4 56.25 बनेगा। ये चीजें देखो आपको ओरल आनी चाहिए बेटा। ये वैल्यू जो है अगर आपको ओरल नहीं आएगी ना तो आप ये मान लो लंबी कैलकुलेशन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, जैसे ही अगर आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24 और बचे कितने? 6.25। 4 छंग 24 बचे कितने? 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 9 छंग 54 और 25 नेमा 225, 56.25। फिर से एक बार समझने का प्रयास करें। त्रिज्या जैसे बढ़ेगी ऊंचाई और आयतन अगर समान है, आयतन समान है, त्रिज्या जिस रेशियो में बढ़ेगी ऊंचाई उसी रेशियो में घटेगा। त्रिज्या 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर हुई तो ऊंचाई 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर हो जाए, 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर। बस मैंने कैलकुलेट कर दिया। अगला सवाल, एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। इस वर्ग देखिए वर्गाकार है। अब देखिए पहले तो लिख लीजिए और देखिए एक प्रिज्म का आधार कैसा है? वर्गाकार है।
इस वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की गई। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? तो बेटा एक बात याद रखना कि प्रिज्म का आयतन याद रखना। एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रिज्म आयतन। तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल में गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल में गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब जरा देखिए, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल में गुणे ऊंचाई। अब एक प्रिज्म का आधार जो है वो वर्गाकार है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी घातें 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल में घातें 2। अब इस वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि होती है। 30% की अगर हम बात करें तो बेटा 3/10, यानी आधार जो है वो 10 से बढ़कर 13 हो रहा है। यानी आधार जो है, आधार 10 से 13 हो रहा है। आधार बेटा कितना हो रहा है? 10 से 13 हो रहा है आधार। यानी पहले कितना था? 10, बढ़ा कितना है? 3। 10 था, 3 बढ़ा 13 हो रहा है। और ऊंचाई में 40% की कमी हो रही। प्यारे बच्चों, 40% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/5। 2/5। अब ऊंचाई में 40% की कमी, यानी ऊंचाई 5 से घटकर 3 हो रही है। बेटा अब आयतन की जैसे ही बात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है वर्गाकार, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी इसका इसमें करेंगे स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आई होगी। और इधर भी स्क्वायर करेंगे और इनका अगर हम गुणा कर देंगे तो ये दोनों ही क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल और बाद में वृद्धि और कमी के बाद का क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन। ठीक है, क्योंकि एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है और इसके आधार प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हुई। 30% 3/10 है। यानी भुजा पहले 10 थी, बढ़कर कितनी हो गई? पहले भुजा 10 थी और 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 13। यानी भुजा 10 से बढ़कर 13 हो गई है। अब देखिए, और ऊंचाई पहले कितनी थी? 5, और 5 से घटकर कितनी रह रही? 3, क्योंकि 2 कहां से घटाया? यानी 5 में से ये 2 माइनस किया, इधर 10 में ये 3 मैंने जोड़ दिया था। अब आयतन का मतलब है कि आधार का क्षेत्रफल, यानी 10 इसका स्क्वायर करेंगे, यानी बेटा 10 का स्क्वायर होता 100, 100 का गुणा करेंगे 500, यानी प्रिज्म का पहले जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 500। और इधर कितना बनेगा? तो बेटा 169। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 169 में गुणा करेंगे 3 का, यानी 169 में गुणे 3। जरा देखिएगा, 3 नेम 27, हासिल 2, 3 छाक 18, 2 20, 3 एकन 3 और 2 5। यानी मैं लिख सकता हूं कि मेरा आयतन पहले कितना था? 500, अब कितना हो गया? 507। 500 से 507, 500 से 507, वृद्धि कितने की? 7 की। कितने में वृद्धि हुई प्यारे बच्चों? 500 में। और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा, और इससे डिवाइड करोगे, 5 एकन 5, 5 चौकू 20, यानी 1.4। बच्चों देखो, आज के लिए हम यहीं पे रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने आज बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया है और एक बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नौकरी पाएंगे और अपने परिवार को थोड़ा बड़ा करेंगे, लोगों से और सब्सक्राइब कराएंगे। मेरी और बस वही मेरी एनर्जी है, वही मेरी भूख है। थैंक यू।